गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन क्लासरूम में। और हम डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। ये क्लास बेसिकली एसएससी मेंस के लिए चलाई जा रही है। और चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, क्लास शुरू करने से पहले एक बात है मैं कहना चाहता हूँ कि कल की क्लास में जब हमने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पढ़ा था, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उसमें एक छोटी गलती हुई मुझसे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से मैं। कि उसमें एक टर्म थी कि किसी अपने कॉम्पिटिटिव डिस्ट्रिक्ट से क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें एक दूसरे ज़िले को सीखनी चाहिए। उन उस स्टेटमेंट में मैंने ये कह दिया कि वहाँ पर जो खनिज मिलते हैं उसे अवॉइड करिएगा आप। जो कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सोइल हेल्थ कार्ड में हो, इन पर जो किसी ज़िले के द्वारा नए नवाचार किए गए हो, नई नई योजनाएं चलाई गई हो या नया इनिशिएटिव लिया गया हो, उसको अडॉप्ट करने की इसमें बात की गई है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर हैं उसमें से इनफॉर्मल सेक्टर है उसका शेयर सबसे ज़्यादा किस स्टेट के अंदर है, ये प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यूपी, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड वेस्ट बंगाल, फोर्थ है तमिलनाडु। देखिए इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, हम बात करते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है। बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल एंटिटीज और इनफॉर्मल एंटरप्राइज आर दी एंटिटीज विच आर नॉट विच हैव नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर दी गवर्नमेंट लॉ। किसी सरकार के कानून के द्वारा, किसी अधिनियम के द्वारा वो रजिस्टर्ड संस्थाएं नहीं होती हैं, वो किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के समूह के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, और उनमें जो कुछ लॉज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चाहे वो टैक्सेशन के लॉ हो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का हो, कंपनीज एक्ट हो, इनके नियम लागू नहीं होते हैं और उन्हें कहा जाता है इनफॉर्मल सेक्टर। भारत का जो सबसे बड़ा कार्यबल है, वर्किंग लेबर फोर्स है, वो भी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ही। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है वहाँ सबसे अधिक इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज हैं। वो हैं लगभग 13.83%। सेकेंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल विद 12.04%। थर्ड वन इज महाराष्ट्र विद द शेयर ऑफ 9.37%। ओके, और ये जो डेटा निकाला गया है ये निकाला गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2022 और 23 के लिए डेटा निकाला गया है जिसमें उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को टॉप 3 रैंक मिली है। और कुछ डेटा निकाला गया है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहां पर सबसे कम इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज हैं, असंगठित जो उद्यम हैं सबसे कम कहाँ हैं। उत्तराखंड में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे कैच क्या है, बात यह है कि अगर किसी इकोनॉमी के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर की भागीदारी अधिक है, मतलब ये हुआ कि वो कंपनीज जो हैं सरकारी कानून को फॉलो नहीं करती हैं। अगर सरकार के तहत, किसी सरकारी कानून के तहत अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, इट मीन्स वो टैक्स पे नहीं करेगी। टैक्स पे नहीं करेगी तो सरकार को रेवेन्यू कम होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की। इनफॉर्मल सेक्टर में डिस्कस किया है, डेफिनेशन वही है। इनफॉर्मल सेक्टर आर दी enterprises, the private enterprises which have been constituted by a person or a group of person which are not following or which have not been registered under any law। उनका किसी भी सरकारी अधिनियम या कानून के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वो पंजीकृत संस्थाएं नहीं होती है, इसलिए इन पे जो गवर्नमेंट के कानून है वो भी लागू नहीं होते। चाहे प्रोविडेंट फंड की बात हो, टैक्सेशन की बात हो, वो इन पे एप्लीकेबल नहीं होते। रिसेंटली क्या हुआ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ऑफ 2022 से 2023 का, इसमें बताया गया है कि जो टोटल गैर कृषि मजदूर हैं, गैर कृषि वर्कर हैं, नॉन फार्म वर्कर्स, उनमें से 74% जो हैं वो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर में ही इन्वॉल्व एंगेज्ड हैं।
कि 2022-23 के डेटा में ये पाया गया है जो कुल गैर कृषि कार्यों में संलग्न वर्कफोर्स हमारा कार्यबल है, उसमें से भी 74% जो वर्क कार्यबल है वो कहाँ इन्वॉल्व है, वो कहाँ इंगेज है, इनफॉर्मल सेक्टर में। मतलब कि उनके पास किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी मीन्स लाइक मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी मिले, और उनको पेड लीव मिले जो यहाँ पे नहीं होता है, कि उन्हें सवैतनिक अवकाश मिलता है किसी इमरजेंसी में, वो नहीं मिलता। साथ ही वर्किंग आवर्स जो होते हैं फिक्स होते हैं, 8 या 9 घंटे, वो यहाँ नहीं होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन देखा जाता है इनफॉर्मल सेक्टर में। सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, ई श्रम पोर्टल। ओके, ई श्रम पोर्टल का ऑब्जेक्टिव था, इसमें एक डेटा निकल कर आया, पहले बात उसकी बात कर लेते हैं। ई श्रम पोर्टल स्टेट्स दैट over 94% of the informal sector enrolled on the e-shram portal earn less than 10,000 per month। कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत जो लेबर हैं उनमें से 94% से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 10,000 रुपये से कम है। ये बहुत बड़ा ट्रेजिक डेटा है कि हमारे पास असंगठित क्षेत्र तो मजबूत है, मतलब मजबूत इन द सेंस कि वहाँ कार्यबल ज़्यादा है, पर वहां पर जो लोगों की इनकम है वो बहुत ही कम है, 10,000 रुपये पर मंथ से भी कम है। नेक्स्ट है कि चैलेंजेस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, असंगठित क्षेत्र है, इसमें क्या चुनौतियां देखने को मिलती है। तो हमने बात की पहला इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कि जो वर्कर्स हैं उन्हें कोई पेड लीव नहीं मिलती। अगर हम बात करें फॉर्मल सेक्टर की, अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ मंथली 2 पेड लीव या 2 या 3 जो भी प्रोविजन हो उसका पेड लीव मिलती है। प्लस उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई एग्रीमेंट आपसे साइन करवाया जाता है, मिनिमम वेज होता है कुछ। और हम बात करें सबसे बड़ी बात अनसेफ वर्किंग कंडीशंस की, वहाँ पर जो है वर्किंग कंडीशन होती है वो इतनी हाइजेनिक नहीं होती, इतनी फेवरेबल नहीं होती अकॉर्डिंग टू दी लेबर। और एक दूसरी बात है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, जेंडर डिस्पैरिटी। तो दिस इज बिग इशू बिकॉज मोर देन 52% ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर कंप्राइजेज बाय वुमेन। इनफॉर्मल सेक्टर में 52% से अधिक जो कार्यबल है वो कौन है, लेबर कौन है, महिलाएं हैं। और उनके साथ क्या होता है, भेदभाव इस तरह होता है कि उनको जो इनकम है वो कहीं ना कहीं उनके काउंटर पार्ट मेल की तुलना में कम मिलती है। साथ ही लॉन्ग वर्किंग आवर्स, काम करने का समय वो अधिक होता है एज कम्पेयर टू दी फॉर्मल सेक्टर। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल ऑपरेशंस। As we know, if a company is not registered and it is operating at a small level, it means the production quantity of that entity will be small as well। तो क्या होता है कि कंपनीज इतनी बड़ी, ये कंपनियां जो ये उद्यम है एंटरप्राइजेस इतने बड़े नहीं होते, ये होते हैं स्मॉल लेवल पर। इनका जो इनके पास टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इनके पास क्या होता है कि इतना आउटपुट जनरेट नहीं कर पाते हैं। साथ ही जो लेबर्स होते हैं उनकी इनकम तो लो होती है बट इरेगुलर भी होती है। जैसे आप बात करें दिहाड़ी मजदूर की, तो डेली डेली बेसिस पे काम करते हैं, कभी उन्हें काम मिल जाएगा वेल एंड गुड, कभी नहीं मिलता है। एक ही इसका ड्रॉबैक है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए, व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स विच हैव बीन टेकन टुवर्ड्स द इनफॉर्मल सेक्टर। को फॉर्मलाइज करने के लिए क्या है, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को हमने इम्प्लीमेंट किया है। अनदर वन इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। फरवरी 2019 में पीएम किसान योजना जो है लॉन्च की गई। इसका ऑब्जेक्टिव है कृषि क्षेत्र में संलग्न किसानों को वार्षिक रूप से 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और ये होगी 3 इंस्टॉलमेंट है, 2,000 रुपये की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो किसान है वो खाद फर्टिलाइजर खरीद सके, उसमें हेल्प मिले उनको, फाइनेंशियली उनके लिए एग्रीकल्चर करना वायबल हो जाए। नेक्स्ट इज ई श्रम पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2021। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा। श्रम मंत्रालय के द्वारा इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय का नाम है, लॉन्च किया है ई श्रम पोर्टल।
The basic objective of the e-Shram portal is to make to create a concrete data of कि हमारे देश में कुल कितने लेबर्स हैं, उनका हमारे पास एक ऑथेंटिक डेटा हो। साथ ही जो वर्कर्स इस ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे उन्हें एक मिलेगी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी। वो कैसे होगी? इन केस ऑफ द डेथ और अ कंप्लीट डिसेबिलिटी, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड विद द श्रम पोर्टल विल गेट 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए उनको एज ए इंश्योरेंस दिए जाएंगे। किसको? ऐसे वर्कर जो कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। एंड इन द केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी द लेबर विल बी गिवन 1 लाख रुपीज। अगर किसी लेबर की आंशिक विकलांगता होती है किसी दुर्घटना से, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया गया है। और किसी एक्सीडेंट दुर्घटनावश किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस लेबर की, तो 2 लाख रुपए, या पूर्णतः विकलांगता आ जाए तो 2 लाख रुपए का एक ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो प्रोवाइड की गई है। तो नेक्स्ट इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो है पीएम स्वनिधि, प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। बेसिकली नाम से चल रहा पता, स्ट्रीट वेंडर्स। ये योजना लॉन्च की गई है मार्च 2022 से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी टू स्ट्रीट वेंडर्स, जो हमारे ठेले और रेहड़ी वाले लोग हैं, शॉपकीपर्स हैं, रोड साइड दुकान लगाते हैं, उनको उनके लिए उनके फाइनेंशियल उत्थान के लिए ये पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई है। और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, उन लोगों को बिना किसी कोलेटरल, बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट किए 10,000 रुपये तक का एक लोन मिल जाता है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह कि इन केस ऑफ रीपेमेंट बिफोर द टाइम पीरियड दे विल नॉट बी फाइंड। जनरली क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से लोन लिया है, अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले रीपेमेंट करता है उस पर फाइन लगाया जाता है। बट यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो उल्टा, अगर रीपेमेंट टाइम पे हो रहा है तो कुछ कैशबैक मिलता है। ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है बिटवीन ₹50 to 100, लगभग इस रेंज में या इसके आसपास जो है एक कैशबैक भी मिलता है इस योजना के तहत उस स्ट्रीट वेंडर को जिन्होंने इसमें लोन लिया है। यहाँ तक तो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड द इंडस ऐप स्टोर? कि जो इंडस ऐप स्टोर है वो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट वन इज पेटीएम, सेकंड इज फोन पे, थर्ड इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, फोर्थ इज अमेजॉन। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है फोन पे। जो इंडस ऐप स्टोर है, आपसे नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐप स्टोर। इट मीन्स इट इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन कैन बी अवेल्ड बाई अ कस्टमर। कोई कस्टमर अगर इस ऐप स्टोर पे जाएगा, जिस प्रकार से गूगल प्ले स्टोर है, तो वहाँ पे उसी कस्टमर को अलग अलग एप्लीकेशन जो है वो मिलेगी। इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है बाय दी फोन पे। फेब मंथ में फरवरी 2024 फोन पे हैज लॉन्च्ड दी प्रोजेक्ट ऑफ इंडस ऐप स्टोर। फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे देश की 12 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, डेटा मिलेगा, इसका सबसे अच्छा फीचर है। साथ ही जिस प्रकार से व्हाट्सएप पे एक यूज़र लॉगिन करता है, द यूज़र कैन ऑल्सो लॉग इन विद जस्ट दियर मोबाइल नंबर एट दी प्ले स्टोर। और अब आप सभी को पता है कि नॉर्मली हम जो है एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि इनबिल्ट कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर आती हैं, चाहे गूगल मैप्स हो, गूगल ड्राइव हो, गूगल प्ले स्टोर हो। फ़ोन पे ने प्रयास किया है अलग अलग जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मेजर ब्रांड्स हैं उनसे इनकी नेगोशिएशन चल रही है कि इनबिल्ट
इनबिल्ट और प्री इंस्टॉल्ड इंडस ऐप स्टोर को भी एंड्रॉयड द्वारा लॉन्च किया जाए। हुआ क्या है कि लॉन्च करने के बाद से फ़ोन पे को इंडस ऐप स्टोर में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। उसकी वजह क्या है, जब भी कोई यूज़र इंडस ऐप स्टोर को इंस्टॉल करता है, गूगल ये है, गूगल ऐप स्टोर ही नोटिफाई करता है कि दिस कैन बी हार्मफुल फॉर योर मोबाइल फ़ोन। ये बड़ा चैलेंजिंग काम हो गया फ़ोन पे के लिए कि इस एप्लीकेशन स्टोर को, इस ऐप स्टोर को किस तरह से लॉन्च किया जाए मास लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल भारत निधि। डिजिटल भारत निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो इसमें सही ऑप्शन है वो हमें करना है आइडेंटिफाई। पहला ऑप्शन है, डिजिटल भारत निधि वुड रिप्लेस द अर्स्टवाइल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। डिजिटल भारत निधि पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की जगह लेगी। क्या सही है? बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन इज, इट विल बी यूज्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क्स इन रिमोट एंड रूरल एरियाज। जो दूर दराज की और ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर दूर संचार नेटवर्क को विस्तार करने के लिए इस फंड का यूज होगा। बिल्कुल सही बात है ये, इट विल बी यूज्ड इन दिस। द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय टेलीकॉम कंपनीज टुवर्ड द डिजिटल भारत निधि विल बी क्रेडिटेड, फर्स्ट जो है वो जाएगी कहाँ पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो कंपनीज इस फंड में कंट्रीब्यूट करेगी, टेलीकॉम कंपनियां, उनका पैसा कहाँ जाएगा, भारत की संचित निधि में। क्या कथन सही है? तो बिल्कुल ये कथन भी हमारा सही है। अब हमारे सामने ऑप्शंस हैं। पहला है वन एंड टू ओनली, केवल एक और दो। हमने देखा तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो देखा जाए तो ये केवल जो लिखा हुआ है ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। क्या बचता ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी। Basically, in the month of July, Department of Telecommunication has prepared a draft, released a draft rules to operationalize the Digital Bharat Nidhi। दूर संचार विभाग के द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार जो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को नया नाम देकर बनाना चाहती है डिजिटल भारत निधि। ठीक है, तो इंक्रीज द टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती या जहाँ नेटवर्क की अवेलेबिलिटी कम है, उन एरियाज में हम सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि इस फंड का यूटिलाइज किया जाए। हम बात करते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2003। देखिए एक प्रकार का फंड है। फंड मीन्स इसमें कुछ पैसा आएगा। अब पैसा कहाँ से आएगा? तो जो पैसा आएगा वो आएगा टेलीकॉम कंपनीज की एडजस्टेड it will come from the adjusted gross revenue of टेलीकॉम। जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके जो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू होगा उससे कंट्रीब्यूट किया जाएगा यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड में। अब क्या मैकेनिज्म होगा कि टोटल एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू का 5% जो है वो इस पर चार्ज करके इस फंड में एनरूट किया जाएगा। टेलीकॉम कंपनी जो प्रॉफिट कमाया है आफ्टर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट एज वेल एज द अदर पीयर नेटवर्क्स फॉर कॉल चार्जेस, they have remained with the adjusted gross revenue and out of which 5% will be charged by the government of India to fund the digital Bharat Nidhi। टेलीकॉम कंपनी को कुछ पैसा पे करना होगा एज अ टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो टैक्स पे करेंगे। ठीक है, सेकंड थिंग, कुछ सर्विसेज वो अदर कंपनी से भी अवेल करते हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ कॉल चार्जेस। वो पे करने के बाद क्या बचेगा? वो बचेगा हमारा ग्रॉस रेवेन्यू से। टोटल जो ग्रॉस रेवेन्यू है उसमें से अगर ये माइनस कर देंगे क्या बताएगा? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इसी का 5% जो है वो सरकार के द्वारा इनसे लिया जाएगा टू फंड दी डिजिटल भारत निधि। तो इट विल रिप्लेस द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। बिल्कुल सही बात हमने पढ़ा है। हम बात करते हैं कि इस फंड की रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड और डिजिटल भारत निधि वाज लॉन्च्ड। The basic idea behind the launch of this fund was
that there are some areas in our country where the private companies will not invest due to the lack of revenue. होगा क्या? मान लीजिए हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, या कोई रिमोट एरिया है, मान लीजिए किसी रेगिस्तान में ही रिमोट एरिया, मान लीजिए किसी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, मान लीजिए हिली रीजन में, वहाँ क्या होगा? डेंसिटी कम होगी। अब जब लोगों की डेंसिटी कम है, आबादी कम है, तो वहाँ यूजर जो हैं वो भी कम होंगे। उनके कम होने से क्या होगा? जो सर्विस लेने वाले लोग हैं वो भी कम होंगे। उससे क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो टेलीकॉम कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसे उतना रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसलिए इस प्रकार के एरियाज में जब इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो सरकार इस तरह के फंड बनाकर वहाँ पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। ये इसके पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव या आइडिया कह सकते हैं हो रहा है। अब हम बात करते हैं क्या जो पैसा इसमें कंपनीज कंट्रीब्यूट करेगी वो सीधा पहले भारत की संचित निधि में जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। एज पर द टेलीकॉम एक्ट, the contribution made by the telecom service provider will first created to the consolidated fund of India, and then the government will use this fund from time to time under the डिजिटल भारत निधि, कि समय समय पर सरकार के द्वारा इस पैसे का यूज किया जाएगा डिजिटल भारत निधि के लिए। ठीक है, इससे पहले हम एक बात करते हैं कि हमने बात की है यहाँ पे भारत की संचित निधि की। छोटा सा फैक्ट है, अंडर आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेंशन किया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि का प्रावधान किसके अंदर मिलता है? अंडर आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 के तहत। ठीक है, इसमें कौन सा पैसा आता है? ऑल रेवेन्यूज, सरकार को जो भी रिसीट मिलती हैं, प्राप्तियां होती है, कहाँ आती है? सारे रेवेन्यू इसमें आते हैं। सरकार ने कोई लोन लिया हो, चाहे वो इंटरनल हो, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, it will created into the consolidated fund of India. Third one is the repayment of loans. कभी कभी क्या होता है, सरकार भी किसी न किसी देश को, किसी न किसी संस्था को पैसा करती है एज ए लोन, रीपेमेंट, उस लोन का रीपेमेंट आएगा, वो भी कहाँ आएगा? CFI, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्लियर? साथ ही इसमें एक आर्टिकल है, के साथ ही आर्टिकल 266(1), आर्टिकल 266 ये कहता है कि सभी राज्यों के लिए भी संचित निधि का प्रावधान किसमें किया गया है? इस आर्टिकल के तहत। हम बात करते हैं एक कॉन्टिजेंसी फंड भी है, वो भी अंडर आर्टिकल 267 के तहत आता है। थोड़ी उसकी बात भी कर लेते हैं कि वो फंड क्या है। अंडर आर्टिकल 267 there is a provision of contingency fund of India. ये आकस्मिक निधि है जो किसी सर्टेन कंडीशंस में, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, ऐसे स्थितियां जो कि प्रत्याशित नहीं है, लाइक नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स हो, कोई वॉर लाइक कंडीशन हो, युद्ध जैसी परिस्थितियां हो, उसमें अगर इमरजेंसी में फंड चाहिए तो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम दी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दैट इज आकस्मिक निधि है भारत का। और आर्टिकल 267(1) में प्रावधान है हर राज्य की एक आकस्मिक निधि होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब जो दोनों फंड है इनसे पैसा कैसे निकाला जाएगा? द मनी विल बी विड्रॉन फ्रॉम दीज फंड थ्रू दी एप्रोप्रिएशन बिल ऑफ पार्लियामेंट without the authorization of parliament, without the authorization of parliament, no fund will be debited from the, no fund will be withdrawn from the contingency fund of India as well as consolidated fund of, ना संसद की अनुमति के इन दोनों फंड से पैसा नहीं निकाला जा सकता। अब इसमें एक छोटा सा प्रावधान है कि लगभग 500 करोड़ रुपए इसमें रखे जाते हैं किसी अनफोर्सिन कंडीशन को काउंटर करने के लिए। मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो
में, और उसके बाद जो है इसके लिए अप्रूवल ले लिया जाता है। राइट, यहाँ तक क्लियर। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन। बेसिकली इट वॉज इन न्यूज बिकॉज इट हैज रिलीज सम गाइडलाइंस फॉर द फूड ऑपरेटर्स एज वेल एज द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। हाल ही में FSSAI के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं रिगार्डिंग दी न्यूट्रिशनल वैल्यू। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हमारे पैकेज्ड फूड पर के संबंध में कुछ गाइडलाइंस कुछ इशू की गई हैं, इसलिए ये प्रश्न इसलिए संस्था न्यूज में रही है। तो पहला ऑप्शन है प्रदीप कुमार जोशी। देखिए कुछ दिन पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सो ही इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NT के चेयरमैन कौन है, मिस्टर प्रदीप कुमार जोशी। सेकंड इज दिनेश प्रसाद सकलानी, ही इज द चेयरमैन ऑफ NCERT। NCERT के चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है, ये हमारे दिनेश प्रसाद सकलानी जी। थर्ड ऑप्शन है M जगदीश कुमार। देखिए ये भी एक चेयरमैन है, ये है हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज UGC। UGC के चेयरमैन कौन है, M जगदीश कुमार। द फोर्थ ऑप्शन व्हिच रिमेन्स विद अस इज अपूर्व चंद्रा। अपूर्व चंद्रा जो है हमारे वर्तमान में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करंट चेयरमैन है। राइट, हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि अभी ये FSSAI जो है क्यों न्यूज़ में रहा है। इसकी पहली वजह है द फूड रेगुलेटर हैज अप्रूव्ड सम चेंजेस इन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लेबलिंग ऑफ द पैकेज्ड फूड आइटम्स रिगार्डिंग द सैचुरेटेड फैट, शुगर एंड टोटल सॉल्ट। कि हम जो पैकेज फूड खरीदते हैं उसमें कुछ पोषक तत्वों की जानकारी होती है, सॉल्ट कितना है, शुगर कितनी है और सैचुरेटेड फैट कितनी है। ठीक है, बेसिकली ये क्या करती है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करती है, इनकी एक्सेस क्वांटिटी, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं लाइक डायबिटीज़, ये इसे एनहेंस करती है। दीज आर द फैक्टर्स बिहाइंड दी एनहेंस बिहाइंड दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो FSSAI ने ये डिसाइड किया है कोई भी पैकेज फूड है वो इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे विद द बिगर फॉन्ट साइज, शब्दों का आकार बड़ा हो, इवन बोल्ड लेटर्स में, मतलब गहरे अक्षरों में और बड़े अक्षरों में इसके बारे में जानकारी दी जाए, जिससे कि कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर तक ना पहुंचे, कोई भ्रामक जानकारी कंज्यूमर तक ना पहुंचे, और जो कंज्यूमर इसे कंज्यूम कर रहे हैं उनको ये पता रहे कि किस क्वांटिटी में किस कंटेंट को किस इंग्रेडिएंट्स को वो कंज्यूम करने वाले हैं। इट ऑल्सो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, recommended dietary allowances should also be in the bold letters। recommended dietary allowance है वो भी क्या होना चाहिए, बोल्ड अक्षरों में होने चाहिए। नेक्स्ट इज इसका इसे इस प्रकार की गाइडलाइंस क्यों रिलीज करनी पड़ी। इसकी बेसिक वजह है कि जो पब्लिक हेल्थ और पब्लिक वेलबींग है उसे इंश्योर करना, साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। हम जानते हैं कि मोटापा, डायबिटीज़, ये क्या है हमारी असंक्रामक बीमारी, ये किसी व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलती, बट ये हमारे डिपेंड करती है ऑन द फूड वी आर हैविंग। तो हमारे लाइफस्टाइल डिजीज जो हैं वो इससे होती हैं, प्रकार के मिसलीडिंग जो हमारे कंटेंट्स, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो हमें पैकेज फूड में मिलती है उससे होती है। FSSAI का कहना है दैट वी हैव बीन इशूइंग सच गाइडलाइंस टाइम टू टाइम टू प्रिवेंट फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम। इस प्रकार से फूड कंपनीज ये क्लेम करती है कि हमारे प्रोडक्ट में इतने इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्या वो सही है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा। उसके लिए प्राधिकरण के द्वारा कहा गया कि हम इस प्रकार की गाइडलाइंस जो है रेगुलर टाइम पे इशू करते हैं। ठीक है, और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स में इनसे एक बात और कही गई है दैट दे हैव टू रिमूव द क्लेम ऑफ 100% फ्रूट जूसेस। इनके जो जूस वगैरह आते हैं, ठीक है, बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रूट जूस, उस पर लिखा होता है 100% रियल जूस, 100% फ्रूट जूस। इस प्रकार की जानकारी जो है ना हटानी होगी। ये बहुत सही बात है कि काफ़ी लोग इससे भ्रमित भी होते हैं और ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे मिलके, राइट। और उन्हें कहा गया है कि दे विल नॉट बी अलाउड टू यूज़ व्हीट फ्लोर एज वेल एज रिफाइंड व्हीट फ्लोर। इस प्रकार के टर्म भी अपने प्रोडक्ट के लेवल पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इवन द एडवाइजरी ऑल्सो सेंड टू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म।
ई कॉमर्स वेबसाइट है उनको भी एडवाइजरी दी गई है दैट दे कैन नॉट सेल एनी प्रोडक्ट एज दी बाय लेबलिंग दी हेल्थ ड्रिंक। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है ई कॉमर्स वेबसाइट इस प्रकार से हेल्थ ड्रिंक नाम से किसी प्रोडक्ट को नहीं बेच सकती, बिकॉज ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, में इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी को डिफाइन नहीं किया गया है। ये किसी प्रकार के स्टैंडर्ड के दायरे में नहीं आता, किसी प्रकार का मानक इनके लिए नहीं बनाया गया है हेल्थ ड्रिंक के लिए, ये इस प्रकार की सेल नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं जिस बॉडी के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, जिनके द्वारा ये सारी गाइडलाइंस इशू की गई हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। चलिए ये क्या है, देखिए सबसे पहले एक्ट की बात करते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006 इसके तहत संस्था बनाई गई है। इट मीन्स इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी एज वेल एज इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी। इट मीन्स ये किसी और संस्था के अधीन नहीं आती, ऑटोनोमस बॉडी है एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भारत सरकार के जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है के तहत इस मिनिस्ट्री को, इस संस्था को, प्राधिकरण को रखा गया है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये संस्था आती है। फंक्शंस क्या हैं, पहले बात करें फंक्शंस की। तो इट फ्रेम्स द रेगुलेशन टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस ऑफ फूड सेफ्टी। जो खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे उसके लिए नए नए रेगुलेशंस जारी करना, साथ ही एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना, जो फूड लेबोरेटरीज हैं उनको लाइसेंस देना, वो किस प्रकार से होंगी के बारे में रूल्स बनाना, इवन लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फूड बिजनेस। जो भी ऐसे बिजनेस, ऐसे एंटिटीज़ हैं जो कि इससे संबंध बिजनेस कर रही हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना। जो लेबोरेटरीज फूड बिजनेस में इस्टेब्लिश की जाएगी उनके लिए क्या प्रोसीजर होंगे, क्या गाइडलाइंस होगी, उसको इशू करना। इवन सजेस्टिंग सम मेजर्स टू द गवर्नमेंट वाइल फ्रेमिंग दी पॉलिसीज। जब सरकार नई नीतियाँ बनाती है उस समय क्या नए सुधार हो सकते हैं उसके बारे में नए अपने 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 सुझाव दिए जाते हैं। इवन इट वर्क्स टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग दी फूड प्रोडक्ट्स इन आर कंट्री। भारत में मिलने वाले जो खाद्य उत्पाद हैं उनके बारे में जो टोटल इन्फॉर्मेशन है वो कौन करता है कलेक्ट, वही प्राधिकरण कलेक्ट करता है। साथ ही इसका एजेंडा ये भी है कि हमें एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क को डेवलप करना अक्रॉस द कंट्री अबाउट फूड सेफ्टी। साथ ही फूड सेफ्टी और फूड स्टैंडर्ड के बारे में जनरल अवेयरनेस है वो स्प्रेड करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु विल बी दी स्पोक्स पर्सन फॉर द इंडियन टीम इन पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक जो है 26 जुलाई से शुरू होने वाला है, उसके लिए भारतीय टीम जाएगी, भारतीय खिलाड़ी जाएंगे। उसके लिए जो मुख्य प्रवक्ता होंगे टीम के वो कौन होंगे, पूरा कॉन्टिंजेंट जाएगा भारत से। उसके बारे में उनकी जो अलग अलग मैनेजमेंट के इवेंट्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेज होगी, उसमें जो अपनी भारत की तरफ से बात रखने वाले हैं वो कौन है, प्रवक्ता हैं। तो कौन है, 4 नाम दिए गए हैं आपको, चारों प्लेयर हैं, गगन नारंग, मेरी कॉम, अभिनव बिंद्रा, प्रकाश पादुकोण। तो देखिए मेरी कॉम की बात करते हैं। जो एमसी मेरी कॉम है, पहले इन्हीं का नाम प्रपोज था एज ए शेफ डी मिशन का मतलब है किसी भी इवेंट के लिए जब कोई टीम जाती है, ये चीफ स्पोक्स पर्सन के तौर पर जिस व्यक्ति को नामित करते हैं, द पर्सन हु इज नॉमिनेटेड एज द चीफ स्पोक्स पर्सन फॉर अ टीम गोइंग फॉर एन इवेंट इज नॉन एज शेफ डे। तो एमसी मेरी कॉम जी थी, पहले ये थी जाने वाली थी, बट इन्होंने किसी कारण से डिनाई कर दिया। उसके बाद जो है नया नाम प्रपोज किया गया है, नया नाम डिसाइड किया गया है, वो आपको बताना। तो एक ऑप्शन कट जाता है यहाँ से। थर्ड इज अभिनव बिंद्रा, ये भी नहीं है। फोर्थ इज प्रकाश पादुकोण, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए गगन नारंग। ये भी एक ओलंपियन प्लेयर हैं, 4 बार ओलंपिक भी खेले हैं गगन नारंग जी। द 4 टाइम ओलंपियन प्लेयर एंड 2012 ओलंपिक 10 मीटर एयर राइफल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। 2012 में लंदन ओलंपिक्स हुए थे, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गगन नारंग जी को क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल। इनको किया गया है सेलेक्ट एज दी शेफ डे मिशन
for the Indian contingent to be participate which is participating in the Paris Olympic from July 26। और इसका निर्णय किसने किया गया है? निर्णय किसने किया है? It has been decided by the Indian Olympic Association chairman। और चेयरमैन कौन है? पीटी उषा जी हमारी चेयरमैन। पीटी उषा है, एक एथलीट हैं, ठीक है, हम जानते होंगे 100 मीटर 200 मीटर रेस में इनका नाम सुना होगा आपने। वो जो खिलाड़ी हैं, राज्यसभा से सांसद भी हैं वर्तमान में। ये हमारी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा हैं, इनके द्वारा नाम किया गया सेलेक्ट इनका गगन नारंग जी का। अब छोटी सी ब्रीफ बात कर लेते हैं अबाउट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1927 एज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर दोराबजी टाटा एज वेल एज डॉक्टर A.G. नोरेन एज सेक्रेटरी। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई, इसमें सर दोराबजी टाटा जो हैं वो बनते हैं इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट, संस्थापक अध्यक्ष बनते हैं। साथ ही डॉक्टर A.G. नोरेन बनते हैं के सचिव। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 3 फैक्ट काम के हैं कि पहला तो हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन है इंडियन टीम के लिए वो कौन है? गगन नारंग जी हैं। साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ है, इनके अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा जी हैं। थर्ड वन इज कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनाएगा? इन द ईयर 1927। और पहले चेयर प्रेसिडेंट कौन थे? सर दोराबजी टाटा। और पहले सचिव कौन थे? A.G. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली जोरावर वाज इन द न्यूज, व्हाट इज इट? हाल ही में आपने अगर पढ़ा हो, ये शब्द जोरावर है, काफ़ी चर्चा में रहा है। और चर्चा में रहने की वजह भी है, अब आपको पता लगाना है कि इसमें कारण क्या है। तो पहला है ऑप्शन है विमान भाग, इट इज़ एन एयरक्राफ्ट कैरियर, बिल्कुल गलत। मिसाइल है, बिल्कुल मिसाइल भी नहीं है। एक ड्रोन है, ड्रोन भी नहीं है। राइट आंसर आपको पता लग रहा है, इट इज़ ए लाइट हल्का टैंक है। ये मिलिट्री के लिए बनाया गया टैंक है और इसे बनाया है DRDO के द्वारा। DRDO प्लस लार्सन एंड ट्यूब्रो L&T कंपनी है के द्वारा इसे बनाया गया है। बहुत ही हल्का वजन इसका, ऑलमोस्ट 25 टन है। देखिए नाम, ये जो नंबर्स हैं आपको दिखने में बड़े दिख रहे होंगे, बट ये 25 टन अकॉर्डिंग टू दी मिलिट्री इक्विपमेंट्स बहुत हल्का है, ये इजी टू पोर्टेबल है। हम बात करते हैं जोरावर लाइट टैंक के बारे में। जोरावर लाइट टैंक वाज डेवलप्ड बाय, इट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO को एक काफ़ी एम्बिशियस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो डेवलप कर रहे हैं L&T के साथ मिलकर। इनका ऑब्जेक्टिव है कि लाइट वेट हमें टैंक डेवलप करना है विच कैन बी डिप्लॉयड इन दी हार्श एनवायरमेंट, मीन्स अ टैंक which can be deployed in the hilly region with high altitude। अधिक ऊंचाई पर जो पहाड़ी क्षेत्र वहां भी इजीली डिप्लॉय कर सकें विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन। आपको यदि पता हो तो इन द ईयर 2020 मई 2020 में गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पे भारत सरकार को रियलाइज हुआ, हमारी मिलिट्री को भी रियलाइज हुआ कि हमारे पास ऐसा टैंक होना चाहिए जो कि इजीली मनोवरेबल हो, जिसकी गतिशीलता अधिक हो, इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए हम बैटल फील्ड में, ठीक है, ले जा सकें। इसके लिए बनाया गया, तभी से ये विजन क्रिएट हुआ कि हमें क्या बनाना है, एक लाइट टैंक, जिसका नाम रखा गया बाद में जोरावर। अब जोरावर जो नाम रखा गया है इसके पीछे भी कहानी है। जोरावर सिंह जी जो हैं ये मिलिट्री जनरल थे, 19th सेंचुरी में जम्मू के राजा थे, राजा गुलाब सिंह। राजा गुलाब सिंह जम्मू के थे, उनके मिलिट्री जनरल थे जोरावर सिंह जी थी, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है जोरावर लाइट टैंक, ठीक है। अब इसकी क्षमता की बात करें, इट इज़ कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, ठीक है। द फर्स्ट प्रोटोटाइप हैज़ बीन कंप्लीटेड। देखिए क्या है कि जब युद्ध होता है या किस प्रकार का एक एक्टिविटीज़ होता है, स्टैंड ऑफ होता है दो मिलिट्रीज के बीच में, मान लीजिए किसी डिफिकल्ट टेरेन में, लाइक हमारे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश है, हिमालयन जो रीजन हमारा वो काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है। अगर वहाँ हमें मिलिट्री टैंक को लेकर जाना है तो बड़ा हैवी टैंक होगा, इसलिए टैंक छोटा बनाया गया है ताकि हम इसे ईजिली क्या कर सकें, एयर से ट्रांसपोर्ट कर सकें टू दी डिजायर्ड प्लेस, राइट।
और इसका जो प्रोटोटाइप है वो बनाया डेवलप किया गया है, और अब ये जाएगा इंटरनल ट्रायल्स के थ्रू। इंटरनल ट्रायल होंगे, उसके बाद जो है इसको मिलिट्री को सौंपा जाएगा, राइट। अब देखिए इसका जो लाइट वेट है ये क्यों हेल्पफुल है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर एयर ट्रांसपोर्टेबिलिटी, हवा के द्वारा विमान, किसी विमान के द्वारा इसे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इवन इट इज़ मनोवरेबल एट द हाई एल्टीट्यूड, जो हायर एल्टीट्यूड है, ऊंचाई वाले एरियाज है, जहाँ मतलब कि भाई 4000 फीट, 5000 फीट, 10,000 फीट तक की हाइट है एरिया में भी इसको हम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे हमारा कश्मीर वाला लेह लद्दाख का एरिया, वहाँ पे ये मिलिट्री काफ़ी असिस्ट करेगा। नेक्स्ट इज माइका माइंस ऑफ विच स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री रिसेंटली, कि किस राज्य की अब्रकी खानों को बाल श्रम से मुक्त कर दिया गया है, बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है। ऐसी खाने, ऐसी माइंस जहाँ पे बाल श्रम होता ही, ये बहुत 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 ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान और बिहार, ठीक है। तो देखिए अब्रक का नाम है तो राजस्थान है, बट राजस्थान में ऐसा हुआ है। सेकंड बिहार, बिहार भी नहीं है। उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर ये हुआ, झारखंड में, राइट। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, के चेयरमैन है मिस्टर प्रियांक कानूनगो। इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि झारखंड में जो अब्रकी खाने हैं वहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं होता है। द माइका माइंस ऑफ झारखंड हैज बीन डिक्लेयर्ड चाइल्ड लेबर फ्री बाय द NCPCR चेयरपर्सन मिस्टर प्रियांक कानूनगो। और उन्होंने एम्फेसाइज किया है दैट all the child laborers have been withdrawn from these areas and have been now already enrolled in the schools, स्कूल में एनरोलमेंट करा दिया गया है और वो वहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे कहानी क्या है, जो कैलाश सत्यार्थी हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता, उनका एक NGO है बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन जो है उनके द्वारा डेटा गैदर किया गया, लगभग 2004 से लेकर के 2022-23 तक जो नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इंसिडेंट है वो बढ़कर हो गए हैं मोर देन 20,000। इतने सालों के अंदर 20,000 से अधिक बच्चे जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, किसमें इंगेज्ड हैं, चाइल्ड लेबर में, ही माइका माइंस, अब्रकी माइंस में। इसके लिए कैंपेन चलाया, चाइल्ड लेबर फ्री कैंपेन, और इसमें उन्होंने किसकी सहायता ली, जिला प्रशासन की और वहाँ की स्थानीय समुदाय की, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज लोकल कम्युनिटीज। The objective of child labor free mica mines campaign have been achieved by the government, ठीक है। दो फैक्ट हमारे ये हो गए कि किस संस्था के द्वारा चलाया गया है और किस राज्य में ये अब्रकी खान है उनको बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आगे है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। ये आयोग जो है सेक्शन ऑफ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, इसके तहत बनाया गया वर्ष 2007 में, मार्च 2007 में गठन किया गया है अंडर दी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उसके अधीन जो है ये आयोग है वो गठित किया गया है, उसके अंडर में काम करता है। इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी, ये बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन, 6 मेंबर होते हैं, और उसमें से भी 2 कौन होना चाहिए, महिलाएं। आउट ऑफ 6 मेंबर 2 मेंबर्स मस्ट बी विमेन। अब जो मेंबर्स हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, एक सिलेक्शन कमेटी होती है 3 मेंबर्स की, वो करती है सेलेक्ट, और इनका जो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, चाइल्ड राइट्स के क्षेत्र में एक वाइड एक्सपीरियंस हो मेंबर को, जिनको अपॉइंट किया जा रहा है, चाइल्ड राइट के लिए काम किया हो, एक्टिविस्ट रहे हो, उन्हें नॉलेज हो उस क्षेत्र की, प्रकार से अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और कुल मेंबर इसमें है 1 + 6 दैट इज 7। 6 मेंबर जो होंगे उनमें से 2 होंगी महिलाएं, 2 आउट ऑफ 6 मेंबर्स विल बी विमेन, मस्ट बी विमेन। थोड़ी हम बात करते हैं अब्रक के बारे में, अब्रक की माइंस की काफ़ी चर्चा हो रही है। अब्रक क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर है, नेचुरली अकरिंग
एक तो पहले बात करें कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, मतलब अधात्विक खनिज। इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग नॉन मेटेलिक मिनरल, अधात्विक खनिज। साथ ही क्या है, ये इंसुलेटर है, कूच अलग है। इसलिए क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम इन दी इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में से काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज़ होता है ब्रक का। चमकीला पदार्थ होता है ये। मेनली भारत में कहाँ रिजर्व मिलते हैं इसके, इट इज़ द रिजर्व ऑफ माइका आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार एंड झारखंड। कुल 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में अभ्रक मिलता है। आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, बिहार है और झारखंड है। ये हमारे लिए काम का फैक्ट है। सेकंड हम बात करें प्रोडक्शन की, ये तो बात की हमने ऊपर के भंडारों की, बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, मैक्सिमम होता है आंध्र प्रदेश में, अराउंड 40% करीब ये है आंध्र प्रदेश में होता है। राजस्थान मोर देन 40% होता है ये, एग्जैक्ट फिगर्स अभी याद नहीं आ रहे हैं। और आंध्र प्रदेश सबसे सबसे अधिक होता है, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे है झारखंड हमारा, राइट। हम बात करें इंडिया एज ए होल, तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, चाइना की जो ग्लोबली रैंक 1 है अब्रक के प्रोडक्शन में, माइका के प्रोडक्शन में। इंडिया जो है वो 8th रैंक पे आता है प्रोडक्शन में। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड एज वेल एज द 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। उत्पादन के मामले में, अब्रक के उत्पादन के मामले में भारत का 8वां स्थान है और एक्सपोर्ट में 2nd रैंक है। एक कुछ फैक्ट जो रह गए हैं कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके मुख्य कार्य क्या हैं। बेसिकली जैसे कि उसमें अगर पहले बात करें कि जो बालक हैं, चाइल्ड है, की परिभाषा क्या है, तो जो इस आयोग के द्वारा क्या है, ऐसे व्यक्ति जिनकी एज 18 साल से कम है वो क्या है, इस श्रेणी में आते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। वहीं एक्ट था एक प्रोटेक्शन चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, 1986 का बाल श्रम अधिकार एवं विनियमन अधिनियम है 1986 का। इसके तहत जो है 14 साल से छोटे बच्चों को किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जाएगा, राइट। जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं को किसी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं किया जाएगा। द चिल्ड्रंस बिलो दी 14 ईयर्स ऑफ एज विल नॉट बी इंगेज इन एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये इसकी परिभाषा बाल श्रम की। और जो NCPCR है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका मुख्य एजेंडा ये है, जो चाइल्ड राइट का मामला है उसमें क्या करना, नई रिसर्च करना, ठीक है, अवेयरनेस करना, अवेयरनेस लेकर आना, साथ ही गवर्नमेंट को अलग अलग सजेशंस देना। इस प्रकार से हम जो बाल अधिकार हैं को सुरक्षा प्रदान कर सकें। साथ ही राइट टू एजुकेशन एक्ट ये हमारा है। बाल श्रम अधिनियम जो है जिसका संशोधन 2016 में कर दिया गया है, ठीक है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट तो है 2009 का, भी बालकों के बच्चों के हितों की बात की गई है, राइट। इस कमीशन का ही एजेंडा है वो मोटो बेसिस पे स्व संज्ञान लेकर भी जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ बाल अधिकारों का वायलेशन हो रहा हो, उनका उल्लंघन हो रहा हो, की जांच करना, ठीक है। ये बेसिकली इसका एजेंडा है हमारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रेसलर क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल एट ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन। स्पेन के ग्रैंड प्रिक्स में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है। ये हाल ही में जीता है, कुछ 2-3 दिन पहले ही। हमारे सामने 4 रेसलर के नाम है, अंतिम पंगाल, अंशु मलिक, निशा दहिया, दिनेश फोगाट। तो देखिए तीनों चारों की बात करें नाम की, तो इसकी विजेता रही हमारे दिनेश फोगाट जी, राइट। क्योंकि ये जो ग्रैंड प्रिक्स जीता है ये जीता इन्होंने 50 kg वेट कैटेगरी के अंदर। दिनेश फोगाट जी ने जीता है 50 kg वेट कैटेगरी में। और हम बात करें कि जो विनेश फोगाट है कि इन्होंने 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता हुआ है, 2 times
वर्ल्ड चैंपियनशिप विनर है, इन्होंने 2 बार ब्रॉन्ज जीता है, राइट। अब भारत में जो भारत की तरफ से जो ओलंपिक में कुल 6 रेसलर गए, 6 पहलवान गए हैं, उनके नाम भी आप देख लीजिए। पहले हैं विनेश फोगाट, सेकंड अंतिम पंगाल, थर्ड अंशु मलिक, फोर्थ इज निशा दहिया, फिफ्थ इज रितिका हुड्डा, सिक्स्थ इज अमन सहरावत। नाम आप याद रख लीजिए। आई होप कि इनमें से कोई ना कोई भारत के लिए मेडल लेके आए, बड़ी प्राउड मोमेंट होगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेरिस ओलंपिक इज और आर करेक्ट। देखिए ये थोड़ा मिस टाइप्ड है, ये करेक्ट की पूछा गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, राइट। तो कौन सा कथन सही है, इसको सही मानिएगा आप। का कथन सही है, तो पहला ऑप्शन है, पीवी सिंधु एंड शरद कमल विल बी द फ्लैग बेरर ऑफ द इंडियन टीम इन दी ओपनिंग सेरेमनी एट ओलंपिक्स। पीवी सिंधु और शरद कमल ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। देखिए हाल ही में डिक्लेयर किया गया है ये ऑप्शन हमारा पहला राइट होता है। सेकंड इज, नीरज चोपड़ा विल लीड एथलेटिक्स कंटिजेंट की ओलंपिक्स। एथलेटिक्स दल है की अगुवाई कौन करेंगे, नेतृत्व कौन करेंगे, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 87.5 मीटर तक जो है जेवलिन फेंकने का, जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड बनाया था, वो इसके उसका नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल सही बात है ये। यहाँ बात की जा रही एथलेटिक्स कॉन्टिजेंट की, जो एथलेटिक्स दल है ही करेंगे, पूरे की नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन इज, दिस इज द थर्ड ओलंपिक्स इन पेरिस टू बी हेल्ड। पेरिस जो शहर है उसमें होने वाला तीसरा ओलंपिक गेम है। बिल्कुल ये आंसर भी राइट है, ये ऑप्शन भी राइट है। हम देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए है ओनली वन, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली। हमने पढ़ा है कि हमने देखा है कि जो तीनों ऑप्शन है वो सारे सारे करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2 and 3। तो इंडियाज ओनली विमेन हु विन 2 ओलंपिक मेडल्स, पीवी सिंधु एज द फीमेल फ्लैग बेरियर अलोंगसाइड टेबल टेनिस प्लेयर ए शरद कमल की ओपनिंग सेरेमनी। तो क्या है कि भारत पे पीवी सिंधु और शरद कमल जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, उनके साथ वो दोनों मिलकर के भारत की जो टीम है उसका नेतृत्व करेंगे उद्घाटन समारोह के अंदर। अब 2 ओलंपिक की बात की जा रही है के बारे में हम बात कर लेते हैं। 2016 में ओलंपिक हुए, उसमें इन्हें मिला था सिल्वर। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, इन्हें मिला है सिल्वर इसमें ओलंपिक में। साथ ही 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्हें मिला है ब्रॉन्ज। याद रखिएगा पीवी सिंधु जी को 2 ओलंपिक मेडल मिले हैं, 2016 के ओलंपिक में सिल्वर, 2020 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज, राइट। सेकंड स्टेटमेंट था कि द नीरज चोपड़ा विल हेडलाइन अ 28 मेंबर इंडियन एथलेटिक कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक। बिल्कुल सही बात है, हमने बात की कि नीरज चोपड़ा जो है एथलेटिक्स दल को नेतृत्व करेंगे, राइट। इनका हाईएस्ट स्कोर कितना है ओलंपिक्स में, 87.58 मीटर, राइट। और 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, 7 अगस्त मनाते हैं हम एज ए जेवलिन थ्रो डे। जो भाला फेंक दिवस है वो मनाते हैं 7 अगस्त को हम। पेरिस विल ज्वाइन लंदन एज दी ओनली सिटीज टू होस्ट द ओलंपिक्स 3 टाइम्स। पेरिस से पहले लंदन एकमात्र शहर था जहाँ पर 3 ओलंपिक हुए। अब पेरिस बन चुका है 1900 में, 1924 में, और 100 साल बाद 2024 में पेरिस में ओलंपिक किए जा रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा जो पेरिस ओलंपिक है इसका मस्कट क्या है, इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर एक फ्रीजियन केप, फ्रांसीसी क्रांति से इंस्पायर्ड एक केप है, तो वो इसका शुभंकर है। क्या है, इट इज ए फ्रीजियन केप इन रेड कलर, लाल कलर की फ्रीजियन केप है जो कि फ्रांसीसी क्रांति से इंस्पायर्ड है, उसको बनाया गया पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट। देखिए हम बात करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम छोटी सी ब्रीफ में बात करते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी रूस की यात्रा पे गए हैं। 2 दिन की विजिट है उनकी, 8 और 9 तारीख की, वो आज कंक्लूड हो जाएगी। तो कुछ 4-5 फैक्ट्स हैं जो हमें बात करनी चाहिए इंडिया और रशिया के बीच में।
जो हमारे रिलेशंस हैं, प्रेजेंट में जो रिलेशंस हैं उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इंडिया रशिया रिलेशन जो हैं अगर हम बात करें तो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार है, वो कितना है? वो है 65.17 बिलियन डॉलर, 65.70 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है, जिसमें से मोर देन 60 बिलियन, 60 बिलियन से अधिक जो है वो किसका शेयर है? रशिया का शेयर है। मतलब भारत इसमें घाटे में, भारत ट्रेड डेफिसिट में है। हम बात करें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है? हम करते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, फार्मास्यूटिकल्स है। दीज आर दी प्रोडक्ट्स वी आर एक्सपोर्टिंग टू रशिया, राइट। और हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एज वेल एज प्रीशियस मेटल्स, ये बेसिकली हम इंपोर्ट कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट। जो हमारे प्रधानमंत्री की जी की यात्रा है रूस में, ये उनकी 16th मीटिंग है व्लादिमीर पुतिन से। और उससे पहले जो यात्रा की उन्होंने उन्होंने की है व्लादिवोस्टोक समिट, जो कि 2019 में हुई थी ईस्ट इकोनॉमिक फोरम की यूनिट मीटिंग में। 2019 में रशिया गए थे, उसके बाद 5 साल बाद अब गए हैं ऑलमोस्ट। भारत के लिए रशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तमिलनाडु में कुडनकुलम है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, और उसमें जो रशिया का पूरी तरह टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो भारत के लिए इसलिए रशिया इंपोर्ट होता है। और हम बात करें जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल की जो अवेलेबिलिटी है वो रूस ने हमें दी है। तो इसलिए भारत के लिए रूस का काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है। भारत रूस जो है एससीओ के अंदर मेंबर है। रशिया इंडिया चाइना मेंबरशिप है, ग्रुप उसमें है, ब्रिक्स में है, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे रशिया और इंडिया दोनों एक दूसरे को अलाई करते हैं, दोनों एक दूसरे के सहयोगी देश कहलाते हैं। तो यही हमारी आज की क्लास, यहाँ आज की क्लास खत्म होती है। और आई होप कि आपको जो डिस्कशन है वो समझ में आया होगा, और अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ। एंड गुड लक टू ऑल, थैंक यू।